हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अमेरिकन गैंगस्टर्स, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था रिडली स्कॉट ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1968 में अमेरिका के एक शहर से होती है, जहाँ बम्पी अपने राइट हैंड लूकस के साथ एक आदमी को जिंदा जला देता है। एक दिन बम्पी लूकस को टीवी शो पर लेकर जाता है और वो उसे बताता है कि हमें थर्ड पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। वो बोल ही रहा होता है कि उसको दिल का दौरा पड़ता है और उसकी वही मौत हो जाती है। बम्पी की कॉन्डोलेंस पार्टी में शहर के सारे अंडरवर्ल्ड के लोग इकट्ठा होते हैं, जिनको बम्पी का काफी सारा पैसा लौटाना होता है। लेकिन लूकस जानता है कि पैसा वापस लेने में उसे कितनी दिक्कतें आएंगी। वहीं नेवार्क पुलिस डिपार्टमेंट में रिची रॉबर्ट लॉ की नाइट क्लासेस ले रहा होता है और अपने लॉ और पुलिस प्रमोशन के लिए एक दिन रिची और उसका फ्रेंड रिवेरा एक रेड मारते हैं, तो उन्हें टिप मिलती है अंडरवर्ल्ड का कैश ट्रांसफर होने की। रिची और रिवेरा घात लगाते हैं और उनके हाथों लगता है $1 मिलियन। इतना सारा कैश देखकर रिवेरा रिची को सलाह देता है कि सारा पैसा वो अपने पास ही रख ले और कहता है हमने किसी पर गन नहीं तानी या फिर कोई बैंक नहीं लूटा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन रिची अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हुए सारा कैश अपने हेड ऑफिस में डिपॉजिट करवा देता है। डिपॉजिट के बाद वो देखता है कि सारे पुलिस वाले रिवेरा के साथ उसे घूर रहे हैं। वो समझ नहीं पाता ये लोग इतना गुस्सा क्यों है। अब NYPD का डिटेक्टिव ट्रूपो पुलिस हेडक्वार्टर के स्टोर रूम में जाकर जब्त की हुई ड्रग्स चुराकर वापस अंडरवर्ल्ड को बेचता है। लूकस वही ट्रूपो वाली ड्रग्स खरीदता है ताकि वो उसमें मिक्सिंग करके लोगों को सप्लाई कर सके। खरीदते वक्त बातचीत में लूकस को पता लगता है बम्पी के मरने के बाद हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है और कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। लूकस अब उन्हें डिसिप्लिन सिखाने का फैसला करता है और एक दिन बीच पर लूकस को बम्पी की सिखाई हुई बातें याद आती हैं, जिसे बम्पी ने उसे बताया था। अगर इन खतरनाक गैंगस्टर्स को कंट्रोल करना है तो तुम्हारे हाथों में ताकत होनी चाहिए और ताकत सिर्फ पैसों से आती है। लूकस अब अपने कजिन नेट को कांटेक्ट करता है, जो कि एयरफोर्स में होता है, और उसकी मदद से वो वियतनाम की यात्रा पर निकल जाता है। वहीं रिची अपनी शादीशुदा जिंदगी से जूझ रहा होता है। उसकी वाइफ उसे तलाक देने पर आमादा होती है और उसे छोड़कर अपने बेटे के साथ अपनी बहन के पास जाना चाहती है। वियतनाम में लूकस अपने कजन नेट की मदद से जनरल चैंग से मिलता है और 100 किलो ड्रग्स की डील करता है। चैंग लूकस को बोलता है कि इतनी ज्यादा ड्रग्स तुम ले जाने में कामयाब हो गए और तुम जिंदा भी बच गए, फिर क्या? तो लूकस बोलता है फिर और ज्यादा, और अपनी डील फाइनल करके वो वापस अमेरिका लौटता है और साथ ही एयरफोर्स के लोगों को रिश्वत देकर अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने का इंतजाम करता है। अचानक रिची को रिवेरा का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसने रेड की थी जिसमें गलती से एक यंग लड़का मारा गया और वहाँ के लोकल लोगों ने उसे घेर रखा है। रिची जल्दी से उसकी मदद के लिए पहुंचता है और चालाकी से उस लड़के की आंखें खोलता है और गले पर पट्टी बांध देता है ताकि बाहर लोगों को यही लगे कि वो अभी जिंदा है, और वो एम्बुलेंस को भी बुला लेता है। अब जल्दी से उस लड़के को बाहर निकाल कर एम्बुलेंस में डालते हैं और वहाँ से फटाफट निकल जाते हैं। एम्बुलेंस के अंदर रिची रिवेरा को देखता है, उसके मुंह से लार गिर रही होती है जो ड्रग्स के नशे में चूर होता है, और वो रिची से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करता है प्लीज मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा। अब रिची भड़क जाता है और उसे बताता है कि तुम वहाँ रेड नहीं करने गए थे बल्कि तुम उसे लूटने गए थे, और जब लड़का भागने लगा तो तुमने उसे गोली मार दी। यह सुनकर रिवेरा अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरों के एग्जाम्पल देने लगता है और साथ ही कहता है कि तुम मेरे लिए पॉजिटिव रिपोर्ट बना देना। लेकिन रिची मना करता है कि तुम गुनाहगार हो और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर रिवेरा चलती हुई एम्बुलेंस से कूद जाता है। अब लूकस अपनी पहली खेप लेने के लिए आर्मी एयरपोर्ट जाता है और अपनी ड्रग्स लेकर उसे चेक करवाता है, तो उसे पता लगता है इसमें कोई मिलावट नहीं है बल्कि बिल्कुल प्योर होती है, जिसे लूकस अब बाजार में ब्लू मैजिक के नाम से बेचना शुरू करता है। ब्लू मैजिक जो कि प्योर होती है, उसे लेने के बाद लोग झूमने लगते हैं। रिची की रंगीन मिजाजी से परेशान होकर उसकी वाइफ तलाक के लिए कोर्ट में केस डाल देती है। दोनों अदालत में होते हैं अपने अपने वकीलों के साथ। रिची की वाइफ उसकी लॉयर के साथ देखकर महसूस करती है कि उसने उसको भी नहीं छोड़ा होगा। उसका शक सही होता है। पेशी के बाद रिची अपनी लॉयर के साथ सेक्स करता है कि तभी
तभी उसके पास फोन आता है उसके दोस्त रिवेरा की डेथ का, जो कि ज्यादा ड्रग्स लेने से हुई है। ड्रग्स की वजह से काफी मौतें होने लगती है, जिसे देखकर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो ड्रग्स के खिलाफ कमेटी का गठन करेगी जो इन ड्रग्स माफियाओं को खेल खत्म कर सके, जिसमें उनको जरूरत होगी ईमानदार लोगों की। अब नार्कोटिक्स के बड़े ऑफिसर रिची के पास आता है और रिची को बोलता है कि अब से तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब से तुम एक नार्कोटिक्स ऑफिसर हो और हमें तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। रिची पुलिस ऑफिसर से नार्कोटिक्स ऑफिसर बन जाता है। इस प्रमोशन से एक नया और बड़ा घर खरीदता है। वहीं लूकस अपनी ब्लू मैजिक की काली कमाई से एक बड़ा बंगला खरीदता है और अपने भाइयों और अपनी मदर को उसमें रहने के लिए बुलाता है। बंगले का फर्नीचर देखकर लूकस की मदर खुश हो जाती है, कहती है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास हुआ करता था। लूकस बोलता है हाँ, मैंने अपनी बचपन की यादों से इसे बनवाया है। एक तरफ रिची अपने नार्कोटिक्स की नई टीम बनाता है, वहीं लूकस अपने भाइयों को गैंग में शामिल करके नई टीम तैयार कर लेता है। अब लूकस के पास बम्पी के कहे मुताबिक पैसा भी है और ताकत भी, बस कमी है तो अनुशासन की। लूकस अब टैंगो नाम के गैंगस्टर को सरेआम माथे में गोली मारकर अपनी सत्ता का बिगुल बजा देता है। एक पार्टी के दौरान लूकस की नजर मिस पोट्री का ईवा पर पड़ती है और पहली नजर में ही लूकस उसे अपना दिल दे देता है। अपने नार्कोटिक्स टीम की कार्रवाई एक बोर्ड पर देकर रिची उन्हें सलाह देता है कि बोर्ड को नीचे रखो और हम सड़क से शुरू करेंगे। और वो शुरू करते हैं कि ये ब्लू मैजिक की सप्लाई कौन कर रहा है। जैसे जैसे लूकस का बिजनेस आगे बढ़ता है, वो अपना काम चुपचाप बिना कानून की नजरों में आए हुए करता है, यहाँ तक कि वो अपने लिए बेंचमार्क सेट कर लेता है और सिंपल लाइफस्टाइल जीने पर विश्वास करता है। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ता है और फर वाला चिंचला ओवरकोट पहनकर फाइट ऑफ द सेंचुरी, जो कि मोहम्मद अली और जो फ्रेजियर के बीच होती है, उसे देखने के लिए जाता है। और तो और रिंग में सबसे पास वाले रो में बैठ कर देता है, जिसे रिची नोटिस करता है और जोड़ कर देता है हाई लेवल के क्रिमिनल्स के साथ। रिची मन में सोचता है यकीनन ये बहुत रईस आदमी है जिसने इटालियंस माफिया से भी महंगी टिकट ली है। अब रिची इस अजनबी की छानबीन में लग जाता है जब लूकस को महसूस होता है कि वो कानून की नजरों में आ गया है, जिसकी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब लूकस को NYPD के ट्रूपो जैसे डिटेक्टिव जो जबरन वसूली और धमकी देने की कोशिश करता है, जो कि लूकस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो डिटेक्टिव की आंखों के सामने उसकी बेशकीमती कार शेल्बी मस्टैंग बम से उड़ा देता है। लूकस को लोकल माफिया लैरी बार्न्स को समझाने जाना पड़ता है कि वो उसके ब्लू मैजिक में मिलावट ना करके बेचे, और अगर वो ऐसा करना भी चाहता है तो किसी और नाम से बेचे, क्योंकि ये उसके ब्रांड के नाम को खरा कर रहा है। लूकस अब सबसे बड़ी गलती करता है रिची को रिश्वत देने की उसके दोस्त के थ्रू। लेकिन रिची अपने दोस्त को कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और साथ ही रिश्वत देने वाले का नाम निकलवा लेता है जो होता है लूकस। अब रिची को इन्वेस्टिगेशन में वो अनजान आदमी मिल जाता है, लूकस, जो सबसे नीचे होता है। इन्वेस्टिगेशन में रिची अब उसे मेन प्रायोरिटी पर रखता है। क्रिसमस इवनिंग पर ईवा लूकस को बाहर डिनर करने के लिए बोलती है और वो डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ अज्ञात लोग उसकी वाइफ को मारने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर लूकस भड़क जाता है। चीजें बदतर हो जाती है जब वो अमेरिकन आर्मी को वियतनाम खाली करते हुए देखता है, जो कि उसकी ड्रग्स की सप्लाई को तोड़ देगी। लूकस जल्दबाजी में वियतनाम पहुंचता है और अपने पुराने दोस्त चैंग से मिलता है, जो उसे सलाह देता है शिखर पर होते हुए हम रिटायर होते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, इससे प्राइड बनी रहती है। लेकिन लूकस ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स का ऑर्डर करता है। वहीं रिची को बड़ी कामयाबी मिलती है जब वो लूकस के कजिन को एक लेडी पर गोली चलाते हुए पकड़ लेता है और उसे अपने लिए जासूसी करने के लिए तोड़ लेता है। रिची उस पर माइक्रोफोन लगाकर जासूसी करवाता है, जिससे रिची को उस प्लेन की जानकारी मिलती है जिसमें ड्रग्स आने वाली है। अब वो फटाफट प्लेन की चेकिंग का वारंट लेता है, चेकिंग शुरू करवाता है, और जैसे ही वो कॉफिन की जांच शुरू करता है तो फेडरल ऑफिसर उसकी जांच को रोक देता है। लेकिन रिची फिर भी हार नहीं मानता, वो अपनी टीम को लेकर पीछा करता है उन कॉफिन्स का जो सीधे लूकस के अड्डे तक उसे पहुंचा देती है। ट्रूपो लूकस की बिगड़ती हालत को भांप लेता है और अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ लूकस के घर पहुंचता है और लूकस का इमरजेंसी में यूज होने वाला कैश चुरा लेता है। लूकस ट्रूपो की इस हरकत पर इतना गुस्सा होता है कि वो उसे और उसके साथियों को मारने की ठान लेता है, लेकिन लूकस की मदर विनती करती है कि वो ऐसा ना करे और लूकस उसे छोड़ने का फैसला करता है। अब रिची
रिची लूकस के ड्रग्स वाले अड्डे पर रेड मारा है और शूट आउट में लूकस के सारे लोगों को खत्म कर देता है। जब ये सब हो रहा होता है तो लूकस अपनी मदर के साथ चर्च में होता है और जैसे ही प्रेयर खत्म होती है लूकस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहाँ लूकस का सामना पहली बार रिची से होता है। वो रिची को धमकाने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिलती। रिची लूकस को बोलता है कि वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, अगर उसके पास जितनी भी जानकारी है वो पूरी और सही सही दे दे तो कुछ रियायत मिल सकती है। कोई और विकल्प न होने के कारण लूकस करप्ट NYPD जासूसों के साथ कई और क्रिमिनल्स के नाम देता है और साथ ही करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के भी। अब इन सब की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होते देख ट्रूपो बेचैन हो जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ टाइम बीता है, रिची अपने लॉ के एग्जाम पास कर लेता है और अपना पहला केस लूकस के लिए लड़ता है और जो उसे 70 साल की सजा हुई थी उसे रिची उसकी हेल्प की वजह से 15 साल की कैद में बदलवा देता है। 1991 में जब लूकस जेल से रिहा हो रहा है तो उसे पिक करने उसका पुराना दोस्त रिची आता है और एक दूसरे को देखकर वो कहते हैं तुम तो बूढ़े हो गए हो और निकल जाते हैं अमेरिका की सड़कों पर। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।